दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और साथ में ऐसी जानकारी जो सामान्य रूप से उपलब्ध ना होती है वो देना। और साथ ही डायलॉग मंच के द्वारा दोस्तों एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम मेंटरशिप प्रोग्राम को हमने शुरू किया है, जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो छत्तीसगढ़ का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं आकाश शुक्ला जी। आकाश शुक्ला जी ने, अगर हम बात करें, 2019 की सीजीपीएससी परीक्षा में एक अच्छा स्थान लिया था, एक अच्छी रैंक ली थी। और इस बार की अगर हम बात करें सीजीपीएससी 2020 की, तो दूसरा रैंक लेकर आपको डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और उसको सुरक्षित अपने ले किया है। आकाश जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर। आकाश जी, पहले तो डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से और तमाम उन एस्पिरेंट्स की ओर से जो आज आपको देख रहे हैं, उनकी ओर से आपको इस सक्सेस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आकाश जी, पहला प्रश्न हमें डायलॉग मंच की ओर से यही रहेगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में, कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये पता चल सके हम किस शख्सियत के सामने हैं। जी सर। सर, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के एक गांव जिसका नाम पटेवा है, वहां से संबंध रखता हूं। जी। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली से हुई है, जो कि महासमुंद जिले में। उसके जी। बाद फिर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है जी। माइनिंग इंजीनियरिंग में एनआईटी रायपुर से किया है। ओके। 2015 में वहां से पास होने के बाद जी। मैंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उसी जगह पे 18 महीने काम किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर 2017 से लेके मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा जी। हूँ। एक्चुअली मेरा फील्ड यूपीएससी है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बहुत तो बढ़िया। 2018 में मैंने यूपीएससी का अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, ओके। जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन उस साल हुआ नहीं। और जी। फिर 2019 में यूपीएससी का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ। और ओके। 2020 में यूपीएससी में मैंने ऑल इंडिया रैंक 427 पाया है। एंड बहुत बढ़िया। आई एम मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे आईपीएस मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पीएससी में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2018 में दिलाया था, जी। जहां मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। उसके जी। बाद फिर 2019 के एग्जाम में जी। सीजीपीएससी में मेरे को 9th रैंक मिला। जी। 9th रैंक के थ्रू मेरे को उसमें अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला था। जी। और सीजीपीएससी 2020 का जो एग्जाम था उसमें जी। मेरा सेकंड रैंक आ गया है। तो मेरे जी। को इसमें डिप्टी कलेक्टर मिल रहा है। जी। तो बिल्कुल। अभी तक मेरा मतलब मेरी जो जर्नी है यहीं तक है अभी। और अभी जी। मैं फिर से मतलब तैयारी कर रहा हूँ, जी। और भी एग्जाम यूपीएससी का मैं फिर से दे रहा हूँ। जी। डायलॉग मंच की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि जैसा कमाल आपने जी सीजीपीएससी में किया है, तो वैसा ही कमाल आपके लिए ईश्वर आपको ताकत दे और आप उसमें अचीवमेंट करें। तो हमारी ओर से, सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं। आकाश जी, बात करना जी सर, चाहूंगा कि धन्यवाद। वैसे तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और वहां पे आप जॉब भी कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि सिविल सेवा की ओर आप रुझान बन गया कि चलो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं? जी सर, ये सर एक तो सिविल सर्विसेज का जो मतलब जी। जो मैंने देखा है, जैसे मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। जी। तो वहाँ मैंने कई तरह की समस्याएं देखी हैं खुद मेरे गांव में। जी। डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जी। एक था कि एक प्रॉब्लम को ठीक करना है। और दूसरा ये कि जब ये चीज क्या है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था अपने फाइनल ईयर में, तो उस जी। टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा जो कोर ब्रांच है माइनिंग इंजीनियरिंग, वहां ना जाके जी। सिविल सर्विसेज में जाया जाए। जी। उसके लिए मुझे एक मोटिवेशन मिला। एक छत्तीसगढ़ के ही आईएएस ऑफिसर है, जी। जो कि बस्तर रीजन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जी। तो उन्हें देख के लगा कि आप उस जगह पे पहुंच जाए तो लोगों का मतलब बहुत सारी जो समस्या है आप जी। सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगा जी। कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो इनिशियली क्या है कि आई थॉट कि आ, दिल्ली जाके प्रिपेयर करूंगा, तो उसके लिए जी। मतलब पैसे की जरूरत थी काफी। तो मैं जी। सोचा कि पहले जॉब कर लेता हूँ, कुछ पैसे जी। मतलब इकट्ठा कर लेता हूँ।
देन जी दिल्ली जाके वहाँ पास मतलब सस्टेन कर पाऊंगा, खुद प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं 1.5 साल नौकरी किया मैं। जी तो जो जो कुछ भी पैसे पैसे कमाए मैंने, फिर दिल्ली जी जाके मैं वहाँ पास रहने लग गया, तैयारी करने लग जी गया। हाँ, उसके बाद फिर मतलब मेरा उसके बाद से मेरा जो साइकिल है 2017 के जून से, जब जी मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की, जी वो फिर अभी जाके मतलब खत्म हुई है। 4 साल से स्ट्रगल चल रहा था मेरा। जी, बहुत बढ़िया। 4 साल के स्ट्रगल के बाद और ये परिणाम जी आपको सर। मिला, ये सफलता आपको मिली। मैं एक बात जरूर आपसे जी आकाश जी करना चाहूंगा जी सर। कि हर एस्पिरेंट्स के दौर में जब वो स्टडी करता है और इतना लंबा संघर्ष जब वो देखता है, 4 साल का संघर्ष, वो सफलता मिली और यात्रा भी बाकी है, यात्रा तो अभी और आगे की है। हम तो ये कहेंगे कि जो कमाल यहाँ पर हुआ वही कमाल वहां पर भी हो। मैं आपके मार्क्स भी देख रहा था आकाश जी, तो जो हमारे फर्स्ट रैंक है और आप पूरा टोटल देखें तो टोटल दोनों का सेम है। और उनकी अगर हम बात करें तो उनके मेंस जी में सर। आपसे मेरे ख्याल से 5 नंबर ज्यादा हैं और उधर ही आपने इंटरव्यू में वो 5 नंबर जी जी। कवर भी किए हैं। उनके 125 हैं और आपके 130 नंबर हैं, जी सर। तो लगभग बराबर हैं। तो फर्स्ट रैंक जैसी आपका जी सर। रैंक, ठीक है, वो कई कई बातें होती हैं लेकिन नंबर समान है। तो ये जर्नी है, संघर्ष आपका चलता रहे और आज वो फल मिला तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन सही बात है कि कोई भी व्यक्ति उसके बैकग्राउंड को नहीं देखता है जी कि सर। संघर्ष कितना रहा, क्या रहा। आज सफलता को हर कोई देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर यहाँ पर आए और आप आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ, ये बहुत अच्छा सब चीजें रही। आकाश जी, जब भी हम किसी पर्सनैलिटी को देखते हैं, सफल व्यक्तित्व को देखते हैं, तो उस व्यक्तित्व को सब लोग देखते हैं पर्दे पे हीरो की तरह दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं आकाश जी से पूछना चाहूंगा कि आकाश जी के पर्दे के जी सर। पीछे कौन लोग हैं, आप जिसका भी नाम लेना चाहे, कहना चाहें डायलॉग मंच पर, डायलॉग मंच उनको नमन करेगा। अ, सर, सबसे पहले मैं आभारी हूँ मेरे मैं भगवान का आभारी हूँ, पूरे परिवार का, मेरे परिवार का। और और मेरे परिवार में जो मतलब मेरे बड़े भैया थे, जी सपोर्ट करते थे काफी ज्यादा पढ़ाई में। जी मतलब 2018 में उनका डेथ हो गया रोड एंड में। उस जी टाइम यूपीएससी का पहला मतलब मेंस का एग्जाम दिला रहा था मैं, उसके बाद उनका मतलब उनका देहांत हो गया। तो वो जी काफी सपोर्ट करते थे। उनके जाने के बाद में मतलब काफी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जी बट पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू जारी रखा। जी और पूरे परिवार का, माता पिता का और मेरे दोस्तों का, खास करके मेरे जो दोस्त थे स्कूल जी के और कॉलेज के कुछ दोस्त, जो कि 2019 में यूपीएससी का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। जी मैं जस्ट इंटरव्यू दिला के आया था, इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में। जी दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो आई वाज सो डिप्रेस्ड कि लाइफ में स्टैग्नेशन आ गया है। सारे दोस्त लोग की नौकरी लगती जा रही थी एंड जी आई वाज स्टिल प्रिपेयरिंग, जी और सीजीपीएससी का मैं अटेम्प्ट दे नहीं रहा था। जी देन मतलब दोस्तों ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। जी और एक्चुअल में मेरे कुछ मतलब 5-6 ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं मतलब आगे बढ़ा हूँ। और सारे मतलब जो दोस्त और मेरे फैमिली वाले, मैं जी सबका बहुत ज्यादा इसके लिए आभारी हूँ। जी जी बहुत सर। बढ़िया। पहले तो मैं डायलॉग मंच की ओर से आपके भाई साहब को हमारी श्रद्धांजलि, और मैं कहूंगा वो जहां भी होंगे वो आपको देख के आज खुश होंगे कि जो मैं आकाश से अपेक्षा करता था आकाश ने वो कर दिखाया। तो ये एक बड़ा अच्छा होता है कि हमारे बड़े जी सर। जो भी हैं वो खुश हों हमारे से। आपके माता पिताजी, आपके मित्र, सभी ने आपको सहयोग किया, तो सभी को डायलॉग मंच का नमन। आकाश जी, हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो तीनों स्टेज होती हैं, जी सर। प्री है, मेंस, इंटरव्यू है, हर एस्पिरेंट्स का अपना अपना होता है कि उसके लिए कोई हर्डल होता है। कई बार किसी के लिए प्री हर्डल होता है, किसी के लिए मेंस, किसी के लिए इंटरव्यू। आपके लिए रहा या नहीं रहा, पहले तो ये, और अगर रहा है तो आपके लिए क्या मुख्य चुनौती आप मानते हैं कि प्री ज्यादा बड़ी चुनौती है या मेंस या इंटरव्यू? हम्म। सर, मैं मतलब सिर्फ सीजीपीएससी के बारे में बात करूँ कि यूपीएससी भी बताऊँ? दोनों में हुआ है पहले मेरा सिलेक्शन, पहले हम मतलब आपसे सीजीपीएससी पूछना बात चाहता करते हैं, फिर हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। हूँ। ठीक है। हाँ। जी तो सर, सीजीपीएससी की जहाँ तक बात की जाए तो मैंने 2 बार मेंस लिखा और दोनों बार मेरे मेंस में मतलब जी 2019 में मेरा जो रिटर्न मेंस में टॉप जी 3 में नंबर था, बिल्कुल। और 2020 में जो मेंस में टॉप 4 में नंबर था। जी तो सर, इसके पहले सीजीपीएससी का मेंस कभी दिया नहीं था मैंने, 2 बार दिया बिल्कुल। और इतने मार्क्स आए मेरे। जी तो सर मुझे लगता है
आज के समय में जो प्रीलिम्स के एग्जाम है काफी ज्यादा मतलब डाइसी होते जा रहा है, बहुत ज्यादा गेम्बल मतलब टाइप का हो गया है, बिल्कुल जिसमें क्या बिल्कुल। है कि एक नंबर आधा नंबर से आदमी लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो अगर ओवरऑल सिलेक्शन की बात की जाए तो एग्जाम के जो तीनों जी चरण है वो अपने आप में सबका अपना इंपॉर्टेंस है। और लेकिन क्या है कि एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से जब जो एग्जाम है, हमको जी क्या है कि उस अप्रोच के साथ जो पढ़ने का हमारा एटीट्यूड है जी वैसा होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स के बिल्कुल। टाइम पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाए, और जी जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको ज्यादा हम लोग क्या बोलना चाहिए, याद करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो मेंस के टाइम में थोड़ा सा हम लोग का जो अप्रोच रहता है वो डिस्क्रिप्टिव वाला हो जाता है। तो जी उसमें क्या है कि हम लोग को थोड़ा एनालिसिस के साथ साथ एनालिसिस हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, एंड जी क्या बोलना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर जो लिखने का जो आंसर राइटिंग स्किल है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो जी इसलिए अप्रोच थोड़ा बदल जाता है। तो जी इसलिए मतलब हर एग्जाम का जो मतलब जो तीनों स्टेज का जो नेचर है उसके हिसाब से हमको अपने आप को ढालना आना चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब उसके अनुकूल बन पाए और बिल्कुल वह अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जैसे बहुत इंटरव्यू बढ़िया। की बात की जाए तो इंटरव्यू सर, जैसे सीजीपीएससी में पहले इंटरव्यू जिसमें मेरे को मतलब जिसमें मेरा 9th रैंक आया था, उसमें जी इंटरव्यू में मेरे को 85 मार्क्स मिले थे। जी एंड अभी अभी इंटरव्यू में मेरे को 130 मिला है, जो कि आई थिंक ये हाईएस्ट मार्क्स है इंटरव्यू का। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ये महसूस किया 2 इंटरव्यू दिला के कि जी मतलब इंटरव्यू अपार्ट फ्रॉम नॉलेज इट इज मोर ऑफ गेम ऑफ पर्सनालिटी आई थिंक। क्योंकि बिल्कुल नॉलेज यहाँ पर इंटरव्यू के लेवल पे वो आपका थोड़ा पर्सनालिटी चेक करने के लिए बैठे हैं। इट बिल्कुल इज नॉट जस्ट अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिल्कुल या फिर रिकॉग्निशन। इट इज जस्ट लाइक वेरीफाइंग पर्सनालिटी। बहुत तो बढ़िया। क्या है कि इफ समवन इज मोर कॉन्फिडेंट, देन क्या है कि हम लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं आई थिंक। तो बहुत बढ़िया। सितंबर वाले इंटरव्यू में क्या है कि आई वाज मतलब लेस कॉन्फिडेंट आई थिंक, बट इन 2020 इंटरव्यू आई वाज लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट देन द लास्ट टाइम। तो इसकी वजह से क्या है कि मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाया इस बार, और जी मेरे को मार्क्स इसलिए अच्छे मिल गए ऐसा लग रहा है मुझे। और इसलिए सर तीनों जो स्टेज है उसमें हम लोग को अपना जो अप्रोच है वो अलग अलग रखना चाहिए। और तीनों स्टेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सिर्फ क्या है कि एक ही स्टेज की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हमको क्या है कि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होता है, जैसे जी क्या है कि प्रीलिम्स मेंस हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रीलिम्स बिल्कुल का एग्जाम पास आ गया जी तो हम उस जो आखिरी का 1 महीना या फिर 15 दिन है उसमें एकदम ज्यादा प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। प्रीलिम्स के एग्जाम जैसे हम खत्म करते हैं तो मार्क्स वगैरह जोड़ने या फिर रिजल्ट का इंतजार करने में जो हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं जी वो हमको नहीं करना चाहिए, और तुरंत क्या है कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। बहुत बढ़िया। और मेंस के बाद में जैसे क्या है कि मेंस का रिजल्ट का हम वेट करते हैं, जी उसके बाद फिर हम क्या इंटरव्यू की तैयारी चालू करते हैं। तो उसके जी बजाय मुझे लगता है कि मेंस के बाद इंटरव्यू क्या है कि ऐसा नहीं कि 10 दिन में आप अपनी पर्सनैलिटी बदल लेंगे। वो क्या है कि बिल्कुल एक मतलब डे टू डे इवोल्यूशन है, हमको धीरे धीरे क्या है कि अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए, मतलब अपने बात करने का जो तरीका है, बिल्कुल सोचने का जो हमारा तरीका है, उसको बिल्कुल क्या है कि एक प्रोसेस के थ्रू होता है, थॉट प्रोसेस जो बदलते रहता है। तो बिल्कुल हमको क्या है कि हर दिन क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ग्रोथ करने का जो मतलब कोशिश करनी चाहिए, कि थोड़ा हर दिन थोड़ा कुछ ना कुछ हम सुधारें अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आई थिंक इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल ऐसा टाइप का। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। और देखिए इंटरव्यू के बारे में तो कितना शानदार बोला है आकाश जी ने। कभी आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे। आकाश जी ने बोला एक शब्द, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। आप जिसे ये समझ जाए, पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्टिंग नहीं है। कुछ और टेस्टिंग नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो ये समझ जाएंगे इंटरव्यू में आपको इश्यू नहीं होगा। और बड़ा अच्छा कमाल किया कि हाईएस्ट मार्क्स आकाश जी के 130 मार्क्स है। आकाश जी, मैं अगला प्रश्न ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप तो सीजीपीएससी हो यूपीएससी हो, दोनों के ही आप खिलाड़ी हैं। आप दोनों में ही, और हम तो ये कहेंगे कि आप आईपीएस की बात जब कह रहे हैं, तो हमारा तो विशेष ये है कि आपको आईपीएस ही मिले। और अगली बार आप जब रैंक लें तो आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाए और आप अच्छे सेटल हो जाएं। थोड़ा सा मेरा प्रश्न ये है कि हम्म। क्या आप दोनों में समानता मानते हैं तैयारी में, या दोनों अलग अलग मानते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले कहते हैं भैया आईएएस तो बहुत टफ है, उससे हमको दूर रहना, उसको हमको छूना भी नहीं है अभी। पहले हम सीजीपीएससी में आ जाएं, आप तो यूपीएससी से सीजीपीएससी में आए हैं, तो सीजीपीएससी में आ जाएं, फिर हम लोग यूपीएससी में जाएंगे। आपकी क्या अप्रोच है? दोनों क्या सेम है, दोनों में कुछ अंतर है, स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, एक कंपेरिजन हो जाए। अ, हाँ सर, तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले मैं बोलूंगा कि दोनों एग्जाम का मतलब एप्लीकेबिलिटी अलग है, नेचर अलग अलग है। और बिल्कुल क्या है कि मतलब
इसलिए मतलब जो कंपैरिजन है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होना चाहिए, ना बहुत कि बढ़िया। उनकी योग्यता के हिसाब से। जी मुझे लगता है कि जैसे कि यूपीएससी में जो अप्रोच है दोनों एग्जाम का, वो अलग है अप्रोच, क्योंकि दोनों जी, एग्जाम का सिलेबस अलग है। बहुत तो बढ़िया, हाँ, सही बात। उसके जैसे कि अगर इस तरह की कंपैरिजन अगर जैसे अप्रोच और सिलेबस को लेके बात जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा सही होगा। अ, जी कि जैसे कि सर यूपीएससी में जो है कि डायनेमिक पोर्शन जो है वो ज्यादा रहता है, करंट अफेयर्स वाला जो सेशन है वो ज्यादा रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। करंट अफेयर्स बेस्ड आपको प्री में सारे क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स ही होते हैं मेनली। जी स्टैटिक बहुत कम आता है आजकल। जी और जो मेंस में जो आपका पेपर्स हैं तो उसमें जो स्टैटिक पोर्शन के जो सवाल करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनके साथ में एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर ज्यादा वहाँ पर मतलब फोकस किया जाता है, बिल्कुल जिसमें क्या है कि एनालिसिस करने का और क्रिटिसिज्म करने का जो मतलब वो डिमांड ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल। इसलिए क्या है कि इस मामले में वो एग्जाम यूपीएससी का सीजीपीएससी से थोड़ा अलग है। जी और यूपीएससी में क्या है कि सर वहाँ पास ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो जी ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है कि आपको मास्टरी होना चाहिए। आजकल ऑप्शनल में बिल्कुल जिनका मतलब 270 280 के ऊपर नंबर आ रहा है, उनका ही क्या बोलना चाहिए, लिस्ट में नाम आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है जिनका। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल क्या है कि ऑप्शनल के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो और ऐसे की बात की जाए तो ऐसे भी क्या है कि वहाँ सिर्फ 2 ऐसे लिखने होते हैं यूपीएससी जी में, जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा रहते हैं आपको। मतलब क्या है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन करने का थोड़ा सा स्कोप ज्यादा रहता है। इसलिए क्या जी है कि ऐसे का जो सब्जेक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है यूपीएससी का। बहुत बढ़िया। तो सर इसलिए मैं एक्चुअल में मेंस की एग्जाम की बात कर रहा था यूपीएससी की ये सारी। जी लेकिन अगर रही बात सीजीपीएससी की बात की जाए तो यहाँ पर सर जो सातों पेपर है यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता। और उसके अलावा यहाँ पास जैसे जो स्टैटिक पोर्शन है उसका जो वेटेज है वो ज्यादा है। पेपर जी 7 में जैसे क्या है कि सीजीपीएससी के उसमें थोड़ा डायनेमिक पोर्शन आ जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज क्या है कि एक से लेके पेपर 1 से लेके पेपर 6 है, जी उसमें जो स्टैटिक पोर्शन का वेटेज ज्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए स्टैटिक पोर्शन और क्या है कि मेंस में क्या है कि लिखने का थोड़ा जगह भी कम रहता है। बिल्कुल तो जैसे जो चीजों को एग्जैक्ट हम लोग याद करके मल्टीपल जी टाइम रिवीजन करके उनको हम लोग जब रिप्रोड्यूस करते हैं आंसर शीट में, तो जी वो सीजीपीएससी के लिए ज्यादा मतलब प्रभावकारी रहता है आई थिंक। तो बहुत बढ़िया। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा ये वाला जो अंतर हो जाता है। रही जी बात मेहनत की, तो दोनों एग्जाम में मेहनत तो मतलब अपरंपार बहुत ज्यादा लगती है। बिल्कुल। ये तो है। अ, जी सर। आपको लगता है कि जैसे मैं बात करूं कि कौन सी स्टेज, हालांकि आप तो यूपीएससी से सीजीपीएससी में आए हैं, आपको क्या बेटर, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सजेशन देना है, या आपका अपनी स्ट्रेटेजी क्या कहेंगे कि पहले यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए या सीजीपीएससी, के दोनों को एक साथ करनी चाहिए, इस बारे में कोई विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? अ, मतलब सर इसमें मैं थोड़ा ये जोड़ना चाहूंगा, पेरेंट को तय करना चाहिए कि उसको मतलब कहाँ जाना है। अगर क्या है कि बिल्कुल किसी को लगता है कि वो स्टेट सर्विस में रह के राज्य में ही सेवा देना चाहता है, बिल्कुल। तो वो क्या है कि सीजीपीएससी की ही तैयारी करे। अगर बहुत किन्हीं को बढ़िया। लगता है कि मैं यूपीएससी में जा सकता हूँ, तो क्या है कि उनको क्या है कि एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें क्या है कि हम जी लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। तो बहुत सर बढ़िया। जैसे क्या है कि जिनको लगता है कि ऑल इंडिया सर्विस में कहीं भी जा सकते हैं वो, तो क्या है जी कि यूपीएससी की तैयारी करें। रही बात थोड़ा सा कई बार ये फैक्टर्स आ जाते हैं कि थोड़ा मतलब जॉब लगाना जरूरी है, एक आध जॉब पहले सिक्योर कर लिया जाए फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बिल्कुल। तो ये वाला भी सर बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब क्या है कि एक आध आप मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए अपने पैर पे, उसके बाद फिर क्या है कि थोड़ा सा माइंड में बर्डन कम रहता है ताकि यूपीएससी की तैयारी की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो एक्चुअल में ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मतलब को मतलब किसमें पहले जाना है। मेरा जो बिल्कुल। स्टोरी था उसमें क्या है कि मैंने पहले यूपीएससी स्टार्ट किया था, है ना। जी फिर क्या है कि मीनवाइल क्या है कि आई थॉट कि एक आध जॉब ले लिया जाए, क्योंकि मेरी एज भी हो रही थी, मतलब जी 26-27 के अराउंड आ रहा था। बिकॉज तो फिर मैंने सोचा कि सीजीपीएससी भी ट्राई करते हैं। जी तो मेरा थोड़ा स्टोरी अलग इसलिए, बट मैं इस बात में ये बोलना चाहूंगा कि हर एक एस्पायरेंट को खुद डिसाइड करना चाहिए उनके कंडीशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि उनको पहले क्या करना है। जी बहुत सर। बढ़िया। देखिए बड़ा अच्छा बोला आकाश जी ने कि देखिए अपनी परिस्थितियां के अकॉर्डिंग आप तय कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए आगे जाने की। आपको स्टेट में रहने में स्टेट में रहिए, आपको सेंटर में जाना है, देश के बारे में सोच रहे हैं तो वहां जाइए। बिल्कुल अपनी इंडिविजुअल होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
अगर हम बात करें आकाश जी इस पूरी प्रिपरेशन को लेके, चाहे हम लोग सीजीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कम से कम इतना समय तो देना ही चाहिए, इतने समय के बाद ही आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में बाधा नहीं होगी? नहीं तो कई बार एस्पिरेंट्स का देखा जाता है कि प्री निकल जाता है, फिर मेंस दो दो बार रह रहा है, तीन तीन बार मेंस रह रुक जा रहा है। कई बार क्या होता है मेंस भी हो जाता है तो फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं या कुछ बात हो जा रही है। तो अगर पहले से इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या अप्रोच है इस बारे में, आपका क्या नजरिया है? अ, सर इसको मैं इस सवाल को दो भागों में बांटूंगा। अगर जी शुरुआत में आपने समय की बात पूछी, कितना समय मतलब जी टाइम की अगर बात की जाए, तो जी सर मुझे लगता है कि जो हम लोग समय डिवोट करते हैं, जी बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है, जी मशीन तो है नहीं, तो इसलिए क्या है कि जब पढ़ाई हम करते हैं तो जी। एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहे। बहुत बढ़िया। भले क्या है कि हम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ें, लेकिन हर दिन पढ़ाई करें। और बिल्कुल दूसरा एक ये होता है कि आप किसी दिन 10 घंटा 15 घंटा पढ़ लिए और अगले जी दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल। ये वाला जो चीज है सेकंड वाला, ये उतना सही नहीं रहता। इससे क्या है कि जी कंसिस्टेंसी हमारी बन नहीं पाती है। और हमारा बहुत जो बढ़िया। छोटे छोटे जब टारगेट हम, जैसे हम लोग क्या है डेली जब रेगुलरिटी बनाए रखते हैं और छोटे छोटे जी टारगेट डेली बेसिस पे हम अचीव करते जाते हैं, जी तो क्या है कि हमारा जो विल पावर है वो क्या है कि धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए रही बात, जैसे हम हमारे एग्जाम जब पास होते हैं तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, तो हम क्या है कि बिल्कुल एक दिन में 12 घंटा 13 घंटा भी कंटिन्यू बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जब क्या है कि वो हमारा जो मतलब पढ़ाई का जो टाइम है, दैट जी इज मतलब मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम विच इज लेफ्ट फॉर एग्जाम। ज्यादा दिन बचा है तो थोड़ा कम, मतलब कम देर बैठेंगे पढ़ाई करने, पास आ बिल्कुल गया तो ज्यादा बैठ जा रहे हैं। तो ये मतलब हिसाब से होता है। एग्जाम खत्म हो गया तो फिर आप पढ़ाई मत कीजिए, कुछ दिन आराम कीजिए, ये भी करते हैं क्योंकि सबको ब्रेक की जरूरत होती है। तो बिल्कुल। इसलिए वो टाइम के बारे में अगर बात की जाए तो वैसा रहेगा। और दूसरा जो सवाल जैसे कि मतलब जो अप्रोच की बात की जाए, जी तो जब सर मैं वही मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनानी चाहिए प्री और मेंस के लिए। जी और जैसे कि अब प्री पास आ जा रहा है तो प्री ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी। मेंस जी जैसे प्री खत्म हो गई तो फिर अगले दिन से ही मेंस की ऐसा आंसर राइटिंग और मेंस का जो कंटेंट क्रिएशन है उसके जी ऊपर फोकस करना चाहिए। और बहुत जो बढ़िया। इंटरव्यू है वो वही मैंने जैसे बताया था कि वो क्या है कि सिर्फ 8-10 दिन का काम नहीं है, वो क्या है कि थ्रू आउट द टाइम बहुत थ्रू आउट द लाइफ एक प्रोसेस चलते रहना चाहिए। हर दिन हमें अपने आप को पहले दिन की अपेक्षा में ज्यादा अच्छा बनाना बेटर। है। बहुत तो धीरे बढ़िया। धीरे करके वो पर्सनैलिटी आती जाएगी ऐसा। आती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपने दोनों बड़ा अच्छा बताया, दोनों अच्छे से आपने डिवीजन किया। चलिए हम बात करते हैं आकाश जी, अब थोड़ा सा इन तीनों परीक्षा के स्टेज की बात करते हैं, हम सीजीपीएससी की बात करते हैं पहले। अब हम सीजीपीएससी के तीनों स्तर की परीक्षाओं के सोर्सेज की बात करें कि प्री के लिए आपके सोर्सेज क्या थे, मेंस के लिए आपके सोर्सेज क्या थे, तो थोड़ा सा प्री और मेंस के बुक्स के बारे में, आपकी मैगजीन अखबार क्या आपने देखा, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। जी सर। सर यहाँ पर एग्जैक्टली मैं वही बताऊंगा जो मैंने किया था। जी बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता। जी मैंने जैसे पहले बताया कि मैं मेनली यूपीएससी की तैयारी करता था। जी तो जो सीजीपीएससी के लिए मेरे को जो कम कम समय मिला था उसमें मैं जो जी किया और जिसमें मेरे को रिजल्ट मिला मैं उसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं सीजीपीएससी प्री के पहले सीजीपीएससी मेंस का तैयारी किया था। जी ये सोच के कि प्री थोड़ा सा गेम्बल रहता है, डाइसी रहता है, तो जी प्री निकला तो कुछ भी करके उसका सिलेक्शन लेना है, मेंस जी निकालना ही है। तो इसलिए पहले जी मेंस का मतलब तैयारी किया था। तो मेंस जी के मतलब मैं सबसे पहले उन चीजों को उठाया जो चीजें जी मेरे यूपीएससी में कुछ कुछ और सीजीपीएससी में कॉमन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो बिल्कुल। चीजें कॉमन हो जाती थी, कॉमन होती थी, उसको मैंने जी अलग कर दिया क्योंकि उसको मैं यूपीएससी में पढ़ चुका था बहुत सारा। जी तो जी जो चीजें नई थी मेरे लिए, जो जी मतलब जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो उसको मैं जी अलग से क्या इसको अलग कर लिया। जैसे कि जो पेपर नंबर 1 है सीजीपीएससी का लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में जो जी हिंदी छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश है, तो जी इसको 10th क्लास के बाद मैं पढ़ाई नहीं किया था। तो उसको उसमें ओके। क्या है कि अलग से मेरे को समय देना था। तो हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने मार्केट में जो स्टैंडर्ड किताब होती है, जैसे कि जी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई किताब नहीं उठाई, जी जो स्टैंडर्ड किताब है जैसे कि डॉक्टर विनय कुमार पाठक है, उनकी जो जी छत्तीसगढ़ की जो बिल्कुल ग्रामर वाली बिल्कुल। बुक आती है छत्तीसगढ़ी भाषा की, और जी उनकी जो जी आजकल क्या है कि नई वाली हिंदी वाली भाषा वाली बुक आ रही है, तो उसको उठा जी लिया। और इंग्लिश के लिए ऐसा क्या है कि अलग से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हम आंसर लिखते हैं तो इंग्लिश उतना हो जाता है।
जी और जो एक पेपर नंबर 1 की बात है सीजीपीएससी की मेंस की, जी जी पेपर नंबर 2 की बात की जाए तो वो ऐसे का पेपर होता है। तो ऐसे का जी पेपर मैंने क्या है कि सीजीपीएससी प्री निकलने के बाद में ऐसे तैयार किया था, पहले तैयार नहीं किया था। जी ऐसे क्या है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने बहुत बार लिखा हुआ है। तो उसमें क्या जी है कि मैंने एक जो अलग अलग जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं उनके जो कोट्स होते हैं, तो उसका जी एक रिपोजिटरी बना लिया। और उसके बाद फिर क्या है कि पिछले 2-3 साल पेपर के ट्रेंड देखे कि पेपर जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में किस तरह के ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो जी मैंने देखा कि जो फ्लेक्सिब स्कीम के बारे में एक ऐसे जरूर आता है। तो वो क्या है कि उसको प्रिपेयर कर लिया जाए, उसके डेटा, उसके पर्पस, सबसे पहले उसको डिवाइड कर लिया कि उसका पर्पस डिवाइड कर लिया, डेटा जी डिवाइड कर लिया, डेटा की क्या क्या इसमें डेटा इनपुट डालना है। उसके जी बाद फिर क्या है कि जो रिलेवेंट कोट हो गया, या फिर क्या है कि कुछ फ्लेक्सिब स्कीम का कोई सरकार का ध्येय वाक्य होता है कि इसको भी बिल्कुल लिखना है ऐसा करके। तो बिल्कुल ये सारी चीजें डिसाइड कर ली। और फिर जो इंडिया जी सेक्शन वाला जो ऐसे का पोर्शन था, उसमें जो जी करंट में टॉपिक चल रहे थे कोविड-19 से रिलेटेड, जैसे उसका हेल्थ सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके सारे रिलेवेंट डेटा उठा लिए। और जी बहुत सारे मेरे पास में कोड्स रखे हुए थे। तो जी ये पहले से डिसाइड कर लिया कि ये वाला टॉपिक आएगा तो ये वाला कोड जरूर लिखना है, ये बहुत वाला बढ़िया कोड स्टार्टिंग में लिखना है, इसको लास्ट में लिखना है, इतने बहुत बढ़िया इतने सारे डेटा डालना है। और हाँ, तो ऐसे टाइप के 2-3 ऐसे पहले लिख के देख लिए कि बहुत बढ़िया एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम इसी को वहां पास लिख के आना है। बिल्कुल तो क्या है कि मतलब काइंड ऑफ जो स्मार्ट वर्क था उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो बहुत बढ़िया ये वाला काम मतलब हर एक ना टॉपिक वाइज क्या है कि डेटा 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 वाला जो शीट बना लिया था मैं। जी मतलब इकोनॉमी का, हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, सबका डेटा वाला शीट बना लिया था 8-10 पेज का, अलग अलग टॉपिक वाइज। कि इसमें से क्या है 2-3 ऐसे तो फंस जाएगा, ऐसा टाइप का। बहुत बढ़िया जो फंस गया तो बस उसी को लिख के आना है, ऐसा बहुत टाइप का। बढ़िया तो फिर वो मेरे साथ हुआ 2019 के एग्जाम में भी हुआ, और 2020 वाला जो ऐसे था उसमें थोड़ा बाहर के टॉपिक आ गए थे। बट बहुत क्या है बढ़िया कि ओवरऑल हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज हम लोग और बहुत सारे डेटा वेटा हमारे पास में रहते हैं। तो उसका बिल्कुल एप्लीकेशन करने की कोशिश मैंने 2020 के एग्जाम में की थी। बहुत हाँ, तो बढ़िया सर मतलब ये जो ऐसे का पेपर इस तरह से वापस किया गया था। जी और फिर जैसे पेपर नंबर 3 की बात की जाए, तो पेपर जी नंबर 3 का जैसे पार्ट 1 है जो कि इंडियन हिस्ट्री है। तो मेरा जी यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल है वहाँ पास, तो हिस्ट्री मैंने वहाँ खूब पढ़ा हुआ है। तो मैं बहुत बढ़िया उसको सीधा एग्जाम में जाके मैंने लिखा था, मैं अलग से जी इसका तैयारी नहीं किया, एग्जाम में बिल्कुल सीधा वापस जाके लिखा था। बहुत और बढ़िया जैसे पॉलिटी 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 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसको भी क्या है कि हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं। तो क्या है जी कि जी उसको भी एग्जाम में सीधा जाके लिखा था, उसको अलग से तैयारी नहीं की। जो जी उसका पार्ट 3 है जो कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, तो उसके जी लिए सर मैं यहाँ पास ये बोलना चाहूंगा कि जैसे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हो गई, जी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी हो गई, छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी हो गया, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो जी इसके लिए मार्केट में छत्तीसगढ़ में बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन क्या है, एक किताब है हरिराम पटेल करके। जी तो सर मैंने एक्चुअल में देखा कि मतलब बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ की किताब आती है उसको पढ़ते हैं, जी और छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की किताब आती है वो भी पढ़ते हैं। तो जी मुझे शुरुआत में मैंने वो सारी किताबें देखी, वो किताब तब बहुत ज्यादा मुझे लेंदी लगी, बहुत ज्यादा मोटी लगी, सारी जी चीजें उसमें पैराग्राफ में दी हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो वाला लगा कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, और मेरे पास टाइम जी था नहीं बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल यूपीएससी का भी मेंस था मेरा, और सीजीपीएससी का मेंस दोनों फंस गया था। जी तो फिर जी क्या है कि मैं हरिराम पटेल पटेल की जो किताब आती है जी उसी को एक किताब उठाया था, और उसी जी को 3-4 बार पढ़ लिया था। ओके हाँ, मल्टीपल टाइम उसी को पढ़ लिया था। अब बहुत जैसे क्या बढ़िया है कि आंसर मैंने इंग्लिश में लिखे, लेकिन वो किताब हिंदी में थी। तो जी क्या है कि अब इंग्लिश में किताब मिलती नहीं है। तो जी ये था कि मतलब इतना इंग्लिश आता है कि मतलब उसको अपन लोग सीधा एग्जाम में इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत बढ़िया तो फिर हरिराम पटेल को मैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए पूरा पढ़ा उसको। पेपर जी 3 इसी की तरह कंप्लीट हो जाता है। पेपर 4 की जी बात की जाए तो उसमें साइंस, मैथ्स और जो इन्वायरमेंट वगैरह उसमें रहता है, जी इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इसके पहले मेरा एक जो फ्रेंड था वो उसका 72 रैंक आया था 2018 के पीएससी में। तो जी उसने क्या है कि बहुत अच्छा नोट्स बनाया था। तो मैंने उसका नोट्स का फोटो कॉपी कराया, और ओके उसमें क्या है कि लॉकडाउन के टाइम में घर में उसमें वैल्यू एडिशन किया, हर एक टॉपिक हम्म वाइज पकड़ा। और जी टॉपिक वाइज से क्या है कि जो एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड किताब है 10th क्लास की, वहां जी से क्या है कि मतलब उसमें ऐड करते गया मैं, उसमें पेन से लिखते गया उसी के नोट्स के फोटोकॉपी में। ओके हाँ, और ताकि क्या बोलना चाहिए, इसी को ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ऐसा टाइप का। बहुत तो बढ़िया उस और मैथ्स का प्रैक्टिस किया था, मैथ्स का बना जी लिया था कि एग्जाम में मैथ्स तो बनाना है ऐसा करके। तो मतलब उस बहुत वाले के लिए थोड़ा सा मतलब ये मेरा जुगाड़ वाला अप्रोच चल गया था पेपर 4 के लिए, दोस्त के जी ही नोट्स में एडिशन करने वाला। उसके लिए समझ अलग से कोई किताब नहीं उठाई थी। और पेपर 5 बहुत की बढ़िया बात की जाए तो यहाँ बस मैं पहले ये बताना चाहूंगा जी कि सीजीपीएससी 2019 और सीजीपीएससी 2020 दोनों जी में इस पेपर में मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिला है। मतलब क्या है कि उसमें 133 मिला है, इस बार 140 मिला है। तो बिल्कुल इसमें सर क्या है कि मेरे एक सीनियर ने जो पहले डिप्टी कलेक्टर बने थे,
वो ये जी बताए थे कि मतलब ऐसा है कि मतलब नॉट ओनली फॉर दिस पेपर बट जी फ्रॉम फॉर ऑल द जीएस पेपर, कि जी क्या बोलना चाहिए, सारी चीजें पॉइंट में लिखनी है। बिल्कुल। क्योंकि एग्जामिनर क्या बोलना चाहिए, पहले सर जैसे क्या है कि मैं भी ना इनसाइट्स आईएएस में 2019 में क्या बोलना जी चाहिए, मैं मेंस वाले बच्चे लोग की कॉपी चेक करता था। तो ओके। मैंने क्या है कि एज ए एग्जामिनर क्या है कि थोड़ा ये है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हो तो क्या है कि एग्जामिनर के लिए आसान होता है वो चीज बहुत बढ़िया। चेक करने में। तो फिर मेरे एक सीनियर ने बताया था जो पहले भी रैंकर रहे हैं कि सीजीपीएससी में क्या है कि सारा चीज तुम पॉइंट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलता है करके। बहुत तो बढ़िया। फिर मैंने ये पहले से डिसाइड किया था जी कि एक पॉइंट मतलब एक लाइन मतलब एक पॉइंट। जी तो क्या है कि कोई भी पॉइंट दो लाइन में नहीं लिखना है। पॉइंट में ओके। उस एक पॉइंट मतलब एक लाइन में एक पॉइंट कंप्लीट करना है। मान लीजिए बहुत कि बढ़िया। 8 नंबर का सवाल है, 10 लाइन दिया हुआ है, तो 10 लाइन जी मतलब 10 पॉइंट। पंद्रह बहुत पंद्रह बढ़िया। नंबर का सवाल है, उसमें 17 लाइन दिया हुआ है, 17 लाइन मतलब 17 पॉइंट। बहुत मतलब बढ़िया। आप क्या है कि बाकी कैंडिडेट लोग से एक पॉइंट 4 पॉइंट ज्यादा लिखेंगे तो उनसे आपको एक दो नंबर ज्यादा ही मिलेगा। बहुत अब मान बढ़िया। लीजिए कि सारे क्वेश्चन में आधा आधा नंबर एक एक नंबर करके आप क्या बोलना चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स अगर गेन कर रहे हैं तो जी अल्टीमेटली बाकी कैंडिडेट से आप ना 10 से 15 मार्क्स उस पेपर में निकल जाएंगे। और हर बहुत पेपर बढ़िया। में 10-20 मार्क्स बाकी लोग से निकल जाएंगे तो ओवरऑल 100 नंबर आ गया। तो इसी बहुत कारण फिर बढ़िया। मेंस में आपका रिटर्न में काफी अच्छा नंबर आ जाएगा। बहुत तो बढ़िया। ये वाला जो अप्रोच था मतलब जैसे जो पेपर 5 की बात की जाए तो उसमें क्या है कि मैंने सोच के गया था कि इसमें डेटा बहुत सारा लिखना है क्योंकि इकोनॉमी का पेपर है, बिना डेटा के आपका बात जो पॉइंट बिल्कुल। है वो सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के लिए मैंने इकोनॉमी 40 पेज के नोट्स बना लिया था। तो वो नोट्स मेरे दोनों दोनों पीएससी के मेंस में काम आ गया। मतलब जी टॉपिक वाइज क्या है कि मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे जी सारे के सारे हर एक टॉपिक वाइज, और उसका बिल्कुल डेटा बिल्कुल। तैयार कर लिया था कि ये टॉपिक अगर का सवाल आया तो डेटा लिखना ही लिखना है। और क्या है कि हर एक टॉपिक का मतलब पाई चार्ट बार डायग्राम ये सब पहले से बना लिया था कि एग्जाम में जी इसको किनारे में आंसर शीट में लाइन खींच के इसको बनाना ही बनाना है ताकि इसमें आधा नंबर ज्यादा मिलेगा। और बहुत उसके बाद बढ़िया। फिर ज्योग्राफी का जो सेक्शन था उसके लिए ये सोच के आए थे कि एक भी सवाल में मतलब हर एक सवाल में डायग्राम बनाना है। ज्योग्राफी में बिल्कुल छत्तीसगढ़ का सवाल आया तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है, इंडिया का सवाल आया तो इंडिया का मैप बनाना है। मतलब बहुत बाकी लोगों से क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें वहां पे डालनी है ताकि क्या है कि नंबर उसमें बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा मिले क्योंकि कॉमन बहुत चीजें सारे लोग लिखते हैं। तो बहुत बढ़िया। क्या है कि उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं तभी तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जरूरत मतलब लगती है कि उसकी वजह से आपको थोड़ा सा नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है। फिर बहुत जैसे बढ़िया। पेपर नंबर 6 की बात की जाए तो जिसमें फिलोसफी सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ के कल्चर का सेक्शन था। तो ये जी वाला जो फिलोसफी और सोशियोलॉजी मेरे लिए नया था। इसको हम जी लोग क्या है कि यूपीएससी में भी नहीं पढ़ते क्योंकि अनलेस और अनटिल दैट इज योर पर्टिकुलर ऑप्शनल यू का बिल्कुल मतलब आप नहीं पढ़ते उसको यूपीएससी में भी, तो वो चीज जी मेरे लिए नया था। तो बिल्कुल जो दोस्त था वो क्या बोलना चाहिए उसने यूजीसी नेट की जो किताब आती है जो यूजीसी नेट के बच्चे पढ़ते हैं अपना नेट का जी एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, तो उसकी जो जी किताब से उसने क्या है कि बहुत अच्छा नोट्स बनाया फिलोसफी का। तो ओके। उसके नोट्स को मैंने फोटोकॉपी करा के क्या बोलना चाहिए उसमें मतलब हर एक टॉपिक को क्या है इंटरनेट में खोज के यूट्यूब पे वीडियो देख के लॉकडाउन के टाइम पे सर जी वैल्यू एडिशन किया मैंने पेंसिल से ओके। पेन से मैंने उस फोटोकॉपी वाले मटेरियल में किया। सोशियोलॉजी में भी यही काम किया। बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई मेरे को मिली तो छोटे छोटे पेजेस को काट के उसमें लिख के पॉइंट फॉर्मेट में छोटा छोटा नोट्स आधा पेज का उसको मैं अपने नोट्स में घुसाते गया। बहुत मतलब बढ़िया। एक ही सारी चीजें एक ही जगह रहनी चाहिए जिसका मल्टीपल टाइम में कम टाइम में मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकूं। बहुत तो क्या बढ़िया। है कि क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत कम था सर इसलिए क्या है कि ये सब करना पड़ा मेरे को। मैं क्या है बहुत बुक बढ़िया। बुक वगैरह पढ़ाई नहीं कर सकता था, टाइम नहीं था मेरे पास में। जी जी तो फिलोसफी सोशियोलॉजी में भी मैंने ये किया। और छत्तीसगढ़ का जो कल्चर वाला सेक्शन है वो क्या जी है कि हरिराम पटेल पटेल की किताब में जितना दिया है आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पास क्या है कि हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो लिखने के लिए जगह नहीं रहता क्योंकि जगह बहुत कम है। बिल्कुल और बिल्कुल। क्या है कि अगर एक लाइन में एक पॉइंट लिखते हैं ना तो हरिराम पटेल से बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है आपको। तो जी ये वाला जो पेपर 6 का इस तरह से हो गया। पेपर 7 की बात की जाए तो पेपर 7 मुझे सीजीपीएससी का सबसे बेस्ट पेपर लगता है क्योंकि ओके इसमें मतलब इसका जो मतलब पार्ट है वो करंट अफेयर से काफी ज्यादा रिलेटेड रहता है। जैसे कि पेपर 7 का जो पार्ट 1 है उसमें स्कीम्स पूछी जाती हैं केंद्र सरकार और बिल्कुल राज्य सरकार की। तो बिल्कुल। स्कीम्स जो अभी न्यूज में चल रही हैं वो सब रहती हैं करंट अफेयर्स वाली जिसको हम लोग जी न्यूज पेपर से पढ़ते रहते हैं या फिर बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, सीजीपीएससी में भी पढ़ते हैं, प्री के टाइम ओके में भी पढ़ते हैं, तो काफी वहां से हमको इंसाइट्स मिल जाता है। और बिल्कुल। इसका जो पेपर 7 का जो पार्ट 2 है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में है, तो सर जी इसको क्या है कि मैं मतलब हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो वहां से उनको काफी अच्छे तरीके से पता चल गया था मेरे को। बिल्कुल। और उसके अलावा क्या है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सिलेबस में दिए थे सबका जी आधा आधा पेज का नोट्स बना लिया था कि इनका मतलब इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इनका फंक्शन क्या है, इनका विजन क्या है, बिल्कुल अभी बिल्कुल। करंट में क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, तो इसका बना लिया। और जो बिल्कुल पेपर नंबर 7 का जो पार्ट 3 था जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह दिए हुए थे, तो बिल्कुल। हर एक ना जो टॉपिक था सिलेबस में सबका आधा जी पेज का नोट्स बना लिया था। उनके बारे में जो
मतलब बेसिक फैक्ट होते हैं जिनको लिखना है। उसके अलावा उसमें वैल्यू एडिशन कर लिया था मैं। एक तो विजन आईएएस का वो आता है, स्कीम वाला क्या बोलना चाहिए, वो मतलब मटेरियल आता है। तो उसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स दिए रहती हैं। तो वहां से क्या है कि बहुत सारी चीजें मैंने वैल्यू एडिशन कर ली इधर। और और भी क्या है कि जो सोर्सेस थे मतलब पेपर 7 के दोस्तों के पास में, वहां से मैंने क्या है कि कुछ कुछ चीजें निकाल ली। क्योंकि मतलब जैसे एजुकेशन सेक्टर्स में स्कीम पूछेगा तो ये सारी चीजें लिखनी है। मान लीजिए कि दिव्यांग जन के बारे में पूछेगा तो ये लिखनी है, गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में पूछेगा तो ये लिखनी है। और मतलब मैं वैल्यू एडिशन करता गया अपने नोट्स में। और पेपर 7 का नोट्स मैंने ऑनलाइन बनाया था। इसको क्या है कि जो मतलब एक एप्लीकेशन है एवर नोट करके, जिसको हम लोग क्या है कि मल्टीपल टाइम एडिट कर सकते हैं चलते फिरते हैं। तो पेपर 7 बहुत ज्यादा डायनेमिक है, इसलिए उसको ऐसे किया था कि ऑनलाइन नोट्स बनाया था उसका। तो इस तरह से मेंस का मतलब सातों पेपर को मैंने मतलब तैयार किया था। मतलब जो चीज मैंने इसको एक्चुअल में कोविड के लॉकडाउन के टाइम में जब घर में था तब मैंने तैयार किया था। और फिर जैसे इस साल की बात की जाए तो मैंने जनवरी में क्या है यूपीएससी का मेंस दिया। उसके बाद फिर 14 फरवरी को सीजीपीएससी का प्री दिया 2020 का। फिर मार्च में सीजीपीएससी 2019 का मेंस दिया। फिर क्या है कोविड का लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलना चाहिए सीजीपीएससी 2000 सीजीपी एग्जाम दिलाया था जुलाई में। फिर यूपीएससी का इंटरव्यू दिलाया 5 अगस्त को। तो फिर सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिलाया, फिर सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिलाया, लाइन से सब चीजें चलती रही। तो मैंने एक चीज देखा कि साल भर में दोनों एग्जाम में ज्यादा बिजी रहने की वजह से हमको क्या है कि अपना जो अप्रोच है वो क्या है कि एग्जाम स्पेसिफिक बदलना पड़ता है। तो इसलिए जैसे क्या है कि जो एग्जाम सामने आ जाए, हमको एक छोटा टारगेट बनाना चाहिए। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, जो भी हमारे पास समय है, और उस टारगेट को बना के उस एग्जाम के लिए कम्प्लीटली अपने आप को डेडिकेटेड कर देना चाहिए। और टारगेट बनाना चाहिए हमको, मुझे लगता है कि 1 दिन का टारगेट बनाना चाहिए कि आज दिन भर में मैं सुबह से लेकर रात तक में इतना पढ़ाई करूंगा। और उस टारगेट का अगर 70%, 80% भी हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हमारा वो दिन मतलब सफल हो गया। तो हमको रात को अच्छी नींद आएगी। तो क्या है कि डेली बेसिस पे हम जब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको हमारा जो गोल ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। हाँ, और इस तरह से क्या है कि मतलब हाँ मतलब मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए काम करना चाहिए, मुझे लगता है। यही बोलना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। आकाश जी, आपने बहुत अच्छे से प्री और मेंस का बहुत डिटेल से आपने बताया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो आपने बताई पूरी स्ट्रेटजी, अपनी पूरी जानकारी आपने दी, तो ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिशा दिखाएगी और उनका पाथ क्या करेगी, प्रदर्शन कार्य करेगी। अब आकाश जी, आपका इंटरव्यू के बाद प्लीज प्लीज एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपस में। सर, मैंने सीजीपीएससी के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ भी चीज नहीं लिया है। मैंने सीजीपीएससी से आज तक कभी कोई कोचिंग की ही नहीं। तो मैं हाँ तो मैं ये मतलब स्टूडेंट्स लोग को कहना चाहूंगा कि आप लोग कोचिंग के भरोसे मत रहिए। हाँ, किसी भी मतलब इवन क्या है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में मैंने बस एक मॉक दिया था, वो भी 2019 की पीएससी के लिए, जिसमें मेरा 9th रैंक आया था। तो उन्होंने क्या है कि मेरा फोटो उसमें डाल दिया। तो क्या है कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कुछ नहीं लिया है, बस एक मॉक दिया था और कुछ नहीं लिया है। तो मतलब इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो कि मैंने किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी किया। और मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, हमको वहां पर से क्या चीज पढ़ना है उस चीज को उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें नहीं पढ़ने के लिए बनी हुई है, वो आपका समय बर्बाद ज्यादा करेंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, तो उससे क्या है कि हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ये मुझे लगता है, जो मैंने किया है वो बता रहा हूँ। बाकी मतलब क्या है कि बाकी जो टॉपर्स हैं या फिर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक हुआ है, उनके बारे में मुझे नहीं पता। बट मेरा जो ये अप्रोच रहा है, तो मैं आने वाले जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को आप उठा सकते हैं मार्केट से, बट उनके ऊपर कंप्लीटली हमको रिलाई नहीं कर, ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर सकते हैं, आकाश जी का ये कहना है। और आकाश जी, मैं साक्षात्कार के बारे में आपसे डिटेल चेक करना चाहूंगा, क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि बहुत बारीकी से आप इंटरव्यू के बारे में चर्चा करें। और आपने इस समय निकाला और आपने समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम लोग आपसे इंटरव्यू की चर्चा करना चाहेंगे, और आप समय दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, बता दूं आपको, आकाश जी ने अभी अपना जो यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ था, जो 400 समथिंग रैंक मिली थी, तो उसका जो ट्रेनिंग था इलाहाबाद में होने वाली थी, उसको ड्रॉप कर दिया आकाश जी ने। तो डेट इज अ डेडिकेशन कि मुझे एक अच्छी रैंक और लेनी है, उसका मेंस लिखना है, तो हम पूरी
डायलॉग मंच की ओर से, सभी व्यूअर एस्पिरेंट्स की ओर से आकाश जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आकाश जी अपने लक्ष्य में बिल्कुल लक्ष्य मिले और एक अच्छे चयन के साथ अगले साल जब भी इनका सिलेक्शन हो जाए तो आईएएस में हमको एक अच्छी रैंक के साथ हमारे साथ इंटरव्यू दें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।